हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हमारी यूपी टेट सीडीपी की होने वाली है क्लास नंबर 20। जी हाँ, अब तक 19 क्लासेस हो चुकी हैं यूपी टेट सीडीपी के लिए। आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर तुरंत चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। पूरा सिलेबस आपको करा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए आज का सेशन बड़े तरीके से शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा है, शिक्षण और शिक्षण प्रविधियाँ, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज होने वाला है टीचिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स या टीचिंग मेथड्स आप बोल सकते हो वो होते हैं, या शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी जो है आपका वो होती हैं, उनके बारे में आज जानेंगे और देखेंगे कि शिक्षण प्रविधियाँ जो है आपका कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि की, और इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। ठीक है, लेक्चर मेथड या जो आपकी व्याख्यान विधि है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं, इसीलिए व्याख्यान विधि को जो है शिक्षक केंद्रित विधि या टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका लेक्चर मेथड होता है जिसमें टीचर बोलता है, ठीक है, और छात्र क्या है, सुनता है, एक मूक दर्शक की तरह। ठीक है, टीचर बोलता है, छात्र सुनता है, ये लेक्चर मेथड होता है। और ये किस में आता है, आपका टीचर सेंटर्ड मेथड में आता है, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि में आता है। क्लियर हो गई इतनी बात। छात्र केंद्रित विधि क्या है, उनकी भी सारी चीज़ों की डिटेल में आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आराम से हर टॉपिक को आपको सुनना है। आगे मैं बात करूं तो इसके गुण क्या होते हैं लेक्चर मेथड के। कम समय में अधिक जानकारी, क्योंकि बीच में छात्र ना सवाल पूछता है ना कुछ बोलता है, चुपचाप सुनता रहता है, तो कम समय में शिक्षक ज़्यादा जानकारी दे देता है और बड़ी कक्षा के लिए ये उपयोगी होता है। बड़ी कक्षा को लेक्चर मेथड से जो है अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर दोष की बात करें तो सबसे बड़ा दोष तो यही है कि छात्र जो है इसमें पैसिव रहते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं रहते, चुपचाप सुनते रहते हैं। तो छात्र सवाल नहीं पूछते, अपनी क्वेरी नहीं पूछते, तो जो है वो एक्टिव क्लास में नहीं रहते। तो यही लेक्चर मेथड होता है। आगे अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा आता है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। ये बढ़िया मेथड होता है। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देते हैं, तो कक्षा एक्टिव भी रहती है और इंटरैक्टिव भी रहती है, आपस में जब बातचीत होती है। अच्छा, इसका जो इसके समर्थक कहे जाते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड के, वो सुकरात कहे जाते हैं। और गुण की बात करें या इसकी विशेषता की बात करें क्वेश्चन आंसर मेथड की, तो इसमें क्या है, इससे बच्चों की रुचि जो है शिक्षण में बढ़ती है, चिंतन शक्ति का बच्चों में विकास होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें बच्चे में चिंतन शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन उससे किया जाएगा तो आंसर करने के लिए सोचेगा, है ना, तो चिंतन करेगा, तो थिंकिंग उसकी डेवलप होगी। तो ये इसके गुण है, ये अच्छा मेथड होता है। आगे अगर हम बात करें तो थर्ड आपका आता है प्रदर्शन विधि, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, किसी क्रिया को करके टीचर जो है दिखाता है। ये खास करके साइंस की टीचिंग में इंपॉर्टेंट होती है, साइंस लर्निंग में। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट यानी करके दिखाया जाता है और बच्चे उसके द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है परियोजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें छात्र किसी कार्य का प्रोजेक्ट बनाकर उसको पूरा करते हैं। कोई टॉपिक बच्चों को दे दिया जाता है कि आप इस पर प्रोजेक्ट बनाइए, तो कुछ बच्चे आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर 2 से 3 बच्चे आपस में जो है सीखते हैं। ये भी अच्छा मेथड होता है किसी कार्य को सीखने के लिए। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड के समर्थक रहे हैं किलपैट्रिक, और ये करके सीखने के सिद्धांत पर प्रेरित है। जो प्रोजेक्ट मेथड है ये करके सीखते हैं बच्चे, इसमें बेसिक सी बात है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो करके सीखेंगे। वो करके सीखना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है। और किलपैट्रिक जो है आपका प्रोजेक्ट मेथड के सपोर्टर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो एक आता है डिस्कशन मेथड, यानी कि चर्चा विधि। तो चर्चा विधि में आपका क्या रहता है, समूह में विचार विमर्श द्वारा सीखना, डिस्कशन होता है। डिस्कशन मेथड से भी बच्चे में जो है एक एनालिटिकल थिंकिंग, एक सोचने समझने की शक्ति बच्चे की डेवलप होती है, क्योंकि डिस्कशन में वो अपने विचार सामने रखता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्कशन मेथड। प्रयोगशाला विधि या एक्सपेरिमेंट जिसमें किए जाते हैं, इसमें प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। ये भी बेस्ट तरीका होता है सीखने का, क्योंकि बच्चा खुद से करके सीख रहा है। अब अगर हम टीचिंग के कुछ नए अप्रोचेज़ या उपागम की बात करें तो उनके बारे में सीखते हैं और समझते हैं। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने सबसे पहले आई है, जो कि है बाल केंद्रित उपागम के बारे में, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में समझेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड
अप्रोच है क्या? तो बाल केंद्रित उपागम क्या है? शिक्षण का केंद्र विद्यार्थी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बच्चा केंद्र में है। अब आप कहोगे मैम बच्चा केंद्र में है या चाइल्ड सेंटर्ड, इसका मतलब क्या है? हमने कई जगह पढ़ा पर मतलब नहीं समझ पाए। मतलब ये है चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बच्चा ही सब कुछ है। बच्चे की रुचि क्या है ये मायने रखती है, ठीक है। बच्चे की योग्यता क्या है, वो उस समय पर जो उसकी एज है उसमें क्या योग्यता है, वो क्या सीख सकता है, कौन सी शिक्षण की विधि बच्चे को समझ में आ रही है। यानी कि बच्चा 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 सब कुछ होगा बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक। मर्ज़ी इन द सेंस जो उसके लिए सही है सब कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर को कुछ पढ़ाना इजी लग रहा है तो टीचर ने अपनी तरीके से पढ़ा दिया, चाहे बच्चे को समझ आया या नहीं आया। हालांकि ऐसा होता है, टीचर तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ा देते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का क्या मतलब है? बच्चे की रुचि पर ध्यान, बच्चे की योग्यता पे, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या सीख सकता है, किस तरीके से वो नहीं सीख पा रहा तो मेथड को चेंज करना। बच्चा इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड इसको बोला जाता है कि बच्चे को सर्वोपरि मानना, है ना, उसी के नीड यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो उसको समझ, जैसे वो समझ पा रहा है वैसे उसको पढ़ाना। तो समझिए इसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, अनुभव और विकास का स्तर के अनुसार शिक्षण करवाया जाता है, जो मैंने भी आपको बताया। जिस शिक्षण व्यवस्था में बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है उसे बाल केंद्रित उपागम कहते हैं। समझ आ गई बात? मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, बाल केंद्रित उपागम के सपोर्टर जो रहे हैं, वैसे तो काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन मेन जो इसके सपोर्टर रहे, समर्थक रहे, वो रहे आपके जीन पियाजे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित उपागम जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले बालक शिक्षा का केंद्र होता है। जी हाँ, इसमें जो है शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, सिर्फ बच्चों को गाइड करता है। बच्चा ही शिक्षा का केंद्र इसमें होता है। मेन सेंटर में कौन होता है? चाइल्ड होता है। और शिक्षक क्या होता है? एक फैसिलिटेटर या गाइड होता है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि टीचर आज के समय में जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, किस तरह का रोल निभाता है? तो एक मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर या गाइड भी आप कह सकते हो। रुचि और आवश्यकता पर आधारित ही बच्चों की रुचि के अनुसार करवाया जाता है बाल केंद्रित उपागम या बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है। लर्निंग बाय डूइंग पर इसमें बल दिया जाता है, करके सीखना पर बल दिया जाता है। बच्चे स्वयं करके सीखें, प्रयोग के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में करके सीखने पर बल दिया जाता है। अच्छा, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर इसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का रहे। सक्रिय सहभागिता, बच्चे कक्षा में सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, प्रश्न पूछें या जहाँ पर उनको समस्या आती है वो पूछें, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाता है कि हर बच्चा अलग है। हो सकता है एक बच्चा, मान लीजिए कक्षा में 15 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे तो सीख पा रहे हैं, लेकिन 5 बच्चों को समस्या आ रही है, वो उस तरीके से नहीं समझ पा रहे जिससे टीचर उनको बता रहा है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, उनको फिर अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, इसीलिए अनुभव आधारित अधिगम इसमें होता है। सीखना वास्तविक जीवन से जुड़ा, इसका मतलब बच्चों को एक्सपीरियंस लेकर जो है कार्य करके सिखाना जाता है कि आप एक्सपीरियंस करके सीखिए, तो तभी तो वो करके सीखते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिले। तो इसलिए एक्सपीरियंस बेस्ड इसमें लर्निंग होती है, बच्चे करके स्वयं एक्सपीरियंस लेकर चीज़ों को सीखते हैं। लोकतांत्रिक वातावरण होता है, डेमोक्रेटिक आपका एनवायरनमेंट होगा। दैट मीन्स कि बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी होगी कक्षा में, अपने विचार रखने की आज़ादी होगी, कहीं उनको समस्या होगी उसे पूछने की आज़ादी होगी। इसका मतलब वो एक लोकतांत्रिक वातावरण होगा। तो ये सारी चीज़ें विशेषताएं होती हैं एक कैसी कक्षा की? बाल केंद्रित कक्षा की। अगर बाल केंद्रित उपागम यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, इसके हम उद्देश्य की बात करें कि क्यों रखा गया, ठीक है, तो इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास व ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करें, जो कि अभी हर जगह पर तो नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है, पर अगर करते हैं तो इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चा खुलकर सामने आता है ना, अपनी बात सामने खुलकर रखता है। सृजनात्मकता बच्चे में डेवलप होती है, क्रिएटिव बच्चा बनता है, समस्या समाधान क्षमता उसकी बढ़ती है। उसको आप खुद से कार्य करने के लिए दोगे, उसको प्रेरित करोगे, ठीक है, रीइंफोर्स करोगे, तो वो क्या करेगा? समस्या समाधान खुद करने की कोशिश करेगा, तो उसमें वो एबिलिटी डेवलप होगी।
बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा और बच्चे में सामाजिक गुण विकसित होंगे, क्योंकि सामाजिक गुण ऐसे विकसित होंगे जब वो एक्टिविटीज़ करेगा तो बच्चों के साथ होगा, जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो बच्चों के साथ होगा, तो उससे वो सामाजिक गुण सीखता है। आपस में एक दूसरे के विचार बच्चे रखते हैं तो वो इस तरह से उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो ये बाल केंद्रित उपागम के उद्देश्य हो जाते हैं। आगे मैं बात करूँ तो शिक्षक की क्या भूमिका इसमें होती है, तो शिक्षक की भूमिका बाल केंद्रित कक्षा में क्या है और शिक्षक की भूमिका जो पहली कक्षाएं चली आ रही थी उनमें क्या है। तो पहली जो कक्षाएं चली आ रही थी उनमें जो शिक्षक होता है वो सेंटर था, ठीक है। क्या होती थी पहले, टीचर सेंटर्ड क्लासेस होती थी या टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी कि टीचर अपने हिसाब से सब कुछ करता था, लेकिन अब बच्चे के हिसाब से सब कुछ होता है। शिक्षक बोलता था पहले, अब बच्चे सग्रिय रहते हैं, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब टीचर भी करते हैं पर अब बच्चे भी करते हैं। रटने पर पहले ज़्यादा बल दिया जाता था, अब समझने पर बल दिया जाता है। अनुशासन और कठोर होता था, अब एक खुला एनवायरनमेंट, हमें पढ़ा ना कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है, बच्चे को अपने विचार रखने की आज़ादी होती है। पहले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती थी कि हाँ बस टीचर बोलेगा और बच्चे सुनेंगे। आगे मैं कुछ अगर टीचिंग मेथड्स की बात करूँ, बाल केंद्रित जो उपागम है उसमें टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, उसकी विधियाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सारी विधियाँ सुनिएगा। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी विधि बाल केंद्रित है या कौन सी बाल केंद्रित नहीं है। तो परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड जो कि किलपैट्रिक ने दिया, ये बाल केंद्रित में आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें सीखता है, खुद से करके सीखता है। बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और खुद से करके सीखते हैं, तो ये किस पर बेस्ड हुआ, बच्चों पर। खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, इसमें भी छात्र करके सीखते हैं, खुद से खोज करते हैं, तो ये किसके स्किल को डेवलप करेगा, बच्चे को आगे बढ़ाएगा। तो ये भी किस में, खोज विधि हो गई आपका, परियोजना प्रोजेक्ट मेथड हो गया। अच्छा, खोज विधि के लिए जेरोम ब्रूनर जो है ये जाने जाते हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे, कौन, ब्रूनर। आगे हम बात करें तो गतिविधि आधारित शिक्षण में जो आपका ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है, हाँ, एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण में गतिविधियों द्वारा बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है। तो जहाँ बच्चा एक्टिव लर्नर है उस हर विधि में, वो हर विधि क्या है, बच्चे केंद्रित है या बाल केंद्रित है। खेल विधि, बच्चा खेल खेल में सीख लेता है, प्लेवे मेथड जिसको बोलते हैं, तो ये भी बाल केंद्रित है। समस्या समाधान विधि, बच्चा खुद से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका समस्या समाधान विधि। अच्छा, इसमें आपका फिर एक आता है, पहला तो हो गया बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा आ जाता है इसके आगे गतिविधि आधारित शिक्षण। तो गतिविधि आधारित में बच्चा जो है एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखता है। फिर एक कोऑपरेटिव लर्निंग आती है, बच्चे आपस में मिलकर समूह में रहकर सीखते हैं, वो सहयोगात्मक अधिगम होता है, ठीक है, कोई टॉपिक को डिस्कस करके या बातचीत करके आपस में सीखते हैं, वो सीखना हो जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर किसी समस्या का समाधान खोजने में जो बच्चा सीखता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। खोज विधि की हमने बात की, विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखता है, ये किस में आ जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड में आ जाता है, ठीक है। और आईसीटी आधारित शिक्षण होता है जिसमें स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता है, तो एक आईसीटी आधारित शिक्षण होता है। और एक आपका होता है समावेशी शिक्षण जिसको हम इंक्लूसिव टीचिंग बोलते हैं, सभी बच्चों को उसमें समान अवसर दिया जाता है। समावेशी कक्षा में प्रत्येक प्रकार का बच्चा पढ़ सकता है, चाहे उसके पढ़ने के तरीके अलग हों, है ना, बस हाँ टीचर को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ सब बच्चों को समान अवसर दिए जाएँ, सब बच्चे एक साथ एक कक्ष में पढ़ते हैं, वो समावेशी कक्षा होती है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो आगे बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की, ये क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग शिक्षण जो है, प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है, ये शिक्षण है जिसमें कम समय, कम विद्यार्थियों और एक कौशल पर ध्यान देकर अभ्यास कराया जाता है। किसी एक स्किल को फोकस किया जाता है और कम टाइम में कम छात्रों को उसका प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये जो माइक्रो टीचिंग को डेवलप किया, ये ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने किया, ये भी याद रखना, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, कम समय में कम छात्रों को एक स्पेसिफिक कौशल का अभ्यास या प्रैक्टिस कराई जाती है, और डब्ल्यू एलन ने इसको डेवलप किया है, ये भी याद रखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं माइक्रो टीचिंग की। तो कम समय इसमें होता है, 5 से 10 मिनट का समय होता है, 5 से 10 ही छात्र होते हैं, एक स्पेसिफिक स्किल पर ध्यान केंद्रित होता है, तुरंत फीडबैक इसमें दिया जाता है,
पुनः अभ्यास का भी अवसर दिया जाता है, री प्रैक्टिस का भी टाइम दिया जाता है। तो ध्यान रहे 5 से 10 मिनट में 5 से 10 स्टूडेंट्स इसमें होते हैं। किसी एक स्किल को डेवलप किया जाता है, उतने टाइम में एक ही स्किल को किया जा सकता है ना फोकस। तुरंत फीडबैक भी दी जाती है और प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। आगे बात करें तो इसका चक्र क्या होता है या प्रोसेस या स्टेप्स क्या होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, ये समझिएगा। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले प्लानिंग होती है, योजना बनाना। फिर आता है शिक्षण करना, यानी प्लानिंग करके आपने टीचिंग कर दी। फिर आपको फीडबैक प्राप्त करनी है, फिर उसको रीप्लान करना है, पुनर्नियोजन फीडबैक के अकॉर्डिंग, कौन बच्चा समझ पाया कौन नहीं समझ पाया, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर से शिक्षण करना, रीटीच करना, फिर से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, फिर से फीडबैक को प्राप्त करना। तो ये जो है इसके स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। योजना बनाना, शिक्षण करना, फीडबैक लेना, फिर से पुनर्नियोजन, पुनर्शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। क्लियर होगी इतनी बात। आगे बताते हैं शिक्षण के जो बेसिक टीचिंग स्किल्स हैं वो क्या हैं। शिक्षा के आधारभूत कौशल पढ़ाने के, टीचर में क्या क्या स्किल होने चाहिए पाठ पढ़ाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले प्रस्तावना कौशल, यानी कि पाठ को शुरू जो कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग जो है पाठ की है ना, प्रस्तावना है, उसको शुरू करने की कला, ये इसमें आती है। शिक्षण कौशल में पाठ शुरू करने की कला, कोई क्या बोलते हैं प्रस्तावना कौशल, कि कैसे पाठ को शुरू कर रहे हैं, टीचर में वो स्किल है या नहीं, तो प्रस्तावना कौशल हो जाता है ये। दूसरा प्रश्न पूछने का कौशल, कि उचित प्रश्न पूछ रहा है या नहीं टीचर, ठीक है, तो ये प्रश्न पूछने के कौशल में आता है। तीसरा अगर बात करें तो पुनर्बलन कौशल, यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल, छात्रों को प्रोत्साहित करने का स्किल। बस टीचर को जैसे शाबाश बोलना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट यू, टीचर कई बार ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौशल भी टीचर्स में होना चाहिए। व्याख्या कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन करना, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना कितनी क्लियरली और अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से टीचर विषय को स्पष्ट रूप से समझा रहा है, वो व्याख्या कौशल में आता है। फिर एक आता है श्यामपट्ट कौशल या ब्लैक बोर्ड स्किल, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कितने अच्छे से साफ सुथरा और अरेंज्ड मैनर में सुव्यवस्थित लेखन कर रहा है, ये आता है आपका ब्लैक बोर्ड स्किल में। फिर एक आता है एग्जाम्पल देने का स्किल, यानी कि उदाहरण देने का कौशल, उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग टीचर कर रहा है या नहीं, पता चला टॉपिक कुछ और है, एग्जाम्पल कुछ और दिया जा रहा है, या एग्जाम्पल उसी टॉपिक से रिलेटेड दिया जा रहा है तो वो अनक्लियर है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो ये भी एक स्किल है कि टीचर को एग्जाम्पल सामने रखना। आगे अगर हम बात करें उद्दीपन वैविध्य कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन इसको बोलते हैं, कि टीचर की आवाज़, हाव भाव, और जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़ कर रहा है खुद अपने आपको बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो वो स्टिमुलस वेरिएशन में आता है। एक आता है समापन कौशल, कैसे वो पार्ट को एंड कर रहा है, एंड करने का क्या तरीका रहा उसका, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, वो जॉन ड्यूई ने दी है। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात, डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर, माइक्रो टीचिंग डॉयन WLN, जिसके बारे में हमने देखा था, तो स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हो। लर्निंग बाय डूइंग जॉन ड्यूई, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात, डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर और माइक्रो टीचिंग ड्वाइट एलन, ये इसमें आते हैं। आगे बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर प्याजे, ठीक। शिक्षण क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। संप्रेषण, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। माइक्रो टीचिंग एक कौशल का लघु अभ्यास है ना, शॉर्ट रिवीजन किसी एक स्किल का 5 से 10 स्टूडेंट्स के साथ 5 से 10 मिनट में। शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, ये हमने भी देखे थे। नवीन उपागम में बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण, ये सब आता है। तो ये आज का क्लास था, और ये जो आपका चैप्टर था शिक्षण और शिक्षण प्रविधियाँ, यहाँ पर समाप्त होता है। चैप्टर 3 आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा देंगे, आपको समझा देंगे फिर से, ठीक है। अगर कोई डाउट है, आपका फीडबैक है क्लासेस को लेकर, तो आपका वेलकम है कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी आपकी प्रैक्टिस और तैयारी चल रही है। पूरी प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं जो अब तक 20-21 क्लासेस हो चुकी हैं,
प्लेलिस्ट में जाना और सारी क्लासेस वहाँ पर ज़रूर देख लेना। यूपी टेट, सी टेट, एम पी टेट, रीट सभी में ये CDP क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और CDP में जो आपका पोर्शन आप 15 की पेडागोजी आती है सी टेट में 15 मार्क्स की हर एक सब्जेक्ट में, उसको आपको अलग से करा देंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपी टेट के लिए चीज़ें सफिशेंट आपकी हो रही हैं और बढ़िया CTP आपको सारे सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा आगे की भी क्लासेस के लिए। अब आपके 2 चैप्टर बचे, टोटल 5 आपके चैप्टर्स हैं इसमें CTP के, जिनमें से 3 आपके हो चुके हैं और 2 अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ट्राई करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दें। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिल रहा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो के आते आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी सारी एग्ज़ाम फॉर्म की अपडेट्स के लिए, एग्ज़ाम डेट हों या आपके रिजल्ट्स हों टीचिंग एग्ज़ाम की, सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मेन चैनल जो हमारा है सिलेक्शन मेट, वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी आपको टीचिंग एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस क्लासेस करवा देते हैं और सारी एग्ज़ाम्स की अपडेट भी दी जाती हैं टाइम टू टाइम। तो ज़रूर जुड़िएगा सिलेक्शन मेट पर भी और प्राची पावर एकेडमी पर भी बने रहिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।